हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यूटी कोडेड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑडिटिंग के यूनिट 4 जो कि कंपनी ऑडिटर्स है। तो पहले हम इसमें बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर्स। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 कंपनी ऑडिटर्स में हम इंडिविजुअल का क्वालिफिकेशन देखें तो इंडिविजुअल मस्ट बी अ चार्टेड अकाउंटेंट होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जो इंडिविजुअल होता है उसको वो चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए और उसके पास प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। Second is for firm, majority of partners participating in India must be CA holding certificate of practice. फॉर्म में जो पार्टनर्स होना चाहिए वो CA होना चाहिए और उन लोगों के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। A firm can act as auditor in its name with authorized partner signing documents. Now we will talk about the LLP and auditor. Only CA partner are authorized to act and sign on behalf of firm. फॉर्म के बिहाफ पे सिर्फ सीए जो पार्टनर्स होते हैं वही ऑथोराइज होते हैं साइन के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 द फ्लोइंग can't be act as a auditor. First is corporate entities except LLP registered under the LLP Act 2008. ऑल जो भी कॉर्पोरेट एंटिटीज होता है एलएलपी को छोड़ के जो कि एलएलपी एक्ट 2008 के तहत रजिस्टर होते हैं वो सब डिस्क्वालीफाई होते हैं। सेकेंड इज ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। थर्ड इज कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें ये हो जाएगा पार्टनर रिलेटिव होल्डिंग सिक्योरिटी इन द कंपनी और इट्स सब्सिडरीज। अगर कोई भी पार्टनर्स और रिलेटिव है जो कि उस कंपनी में होल्ड करते हैं सिक्योरिटीज को या उसके सब्सिडरीज कंपनी में होल्ड करते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। बी में इज इन डेप्ट टू द कंपनी और इट्स subsidiaries. C. Providing guarantees of third-party debt of the company beyond prescribed limits. Fourth is business relationship. Form or individual directly or indirectly having business ties with the company. Fifth, relative of directors, key personals. If a relative is employed or a director in the company, अगर कोई रिलेटिव किसी कंपनी का एम्प्लॉय है या उसका डायरेक्टर है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा किसी भी कंपनी का ऑडिट करने के लिए। 6 इज एक्सेस अपॉइंटमेंट इफ ऑलरेडी ऑडिटिंग 20 कंपनीज। अगर कोई फॉर्म या कोई भी इंडिविजुअल 20 कंपनीज से ज्यादा ऑलरेडी 20 कंपनी का ऑडिट कर रहा है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा नेक्स्ट कंपनी का ऑडिट के लिए। 7th इज कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड, डिस्क्वालीफाइड फॉर 10 ईयर फॉर द डेट ऑफ कन्विक्टेशन। अगर कोई फ्रॉड करता है तो उससे 10 साल तक के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। 8 इज service provider conflict, providing service such as accounting, internal audit or management consultancy as specific under section 144. Now we will talk about the appointment and reappointment of auditors. First auditor, section 134 subsection 6, listed or unlisted company, appointed by board of directors within 30 days of company's registration by passing a resolution. जो भी ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है विद इन 30 डे के अंदर। नाउ सेकेंड इसका है इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स मेंबर्स अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर एट एजीएम। जो एजीएम मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑडिटर्स को अपॉइंट कर देते हैं। बीओडी शैल इन्फॉर्म मेंबर्स शुड such failure and make an appointment within 40 days of receipt of such information. Third is tenure of an auditor shall be till conclusion of first AGM. जो tenure होता है वो first AGM तक का ही होता है। Second is subsequent auditor, section 134 subsection 1 to section 134 subsection 4. Every company shall appoint subsequent auditor at an AGM. Second is auditor hold the office till 6th AGM at rectification of every AGM. Compulsory rotation as per auditor and auditor rule 2024 shall apply. The company shall intimate the auditor about this appointment. It shall obtain retail consent and certificate as to his qualification
from auditor. Company shall file notice and registrar about the appointment within 50 days of meeting. 15 दिन के अंदर कंपनी को फाइल करना रहता है रजिस्ट्रार के पास अपॉइंटमेंट. Now we will talk about the casual vacancies. Section 139 subsection 8, due to registration filed by member within 3 months based on board recommendation. Other reason हो सकता है the board must fill vacancy within 30 days. अगर रजिस्ट्रेशन की वजह से वैकेंसीज है तो 3 महीना के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड करते हैं. अगर अदर रीजन से है तो वैकेंसी विद इन 30 डे के अंदर हो जाती है फिल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 134 सबसेक्शन 7. Appointment of first auditor shall be made by CAG within 60 days of registration of the company. If CAG fails to appoint, board of director of such company shall appoint first auditor within 30 days. अगर CAG फेल हो जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं. या इफ board fails to appoint the first auditor within given time, then it shall inform members and members shall make the appointment of first auditor within 60 days of information at an AGM. अगर बोर्ड भी फेल हो जाता है ऑडिटर को अपॉइंटमेंट करने के लिए तो इन्फॉर्म करेगा मेंबर्स को और मेंबर्स अपॉइंट करते हैं फर्स्ट ऑडिटर को. द टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर शैल बी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM. टेन्योर होता है फर्स्ट ऑडिटर का डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेके कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM तक. सब्सिक्वेंट ऑडिटर सेक्शन 134(5). Appointment of auditors shall be made by CAG within 180 days from the commencement of financial year. The auditor shall hold office till the conclusion of AGM. Now, casual vacancy. According to section 134 subsection 8, casual vacancy shall be filled by CGA within 30 days. जो भी casual vacancy होता है उसको CGA द्वारा 30 दिन के अंदर fill कर दिया जाता है. या if CGA fail to fill the vacancy within given time, the board of directors shall fill the vacancy within 30 days. अगर CGA fail हो जाता है तो BOD उसको 30 दिन के अंदर वैकेंसी को फिल कर देते हैं. The tenure of auditorship will be till the conclusion of next AGM. जो टेन्यूर होता है उसका ऑडिटर्स का उसका नेक्स्ट कंक्लूजन ऑफ AGM तक रहता है. Now we will talk about the reappointment exceptions. According to section 139 subsection 9, an auditor is not reappointed if first point is disqualified under the act. अगर एक्ट के द्वारा ही डिस्क्वालिफाइड है तो उसको हम रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं. सेकेंड इज अनविलिंग टू कंटिन्यू एंड प्रोवाइड्स रिटन नोटिस. अगर कोई भी ऑडिटर कोई रिटन नोटिस देता है तो उसके बाद हम उसको रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं. थर्ड इज a special resolution is passed to appoint someone else or especially not to reappoint the current auditor. Now we will talk about the ceiling on auditors. For individual auditor cannot audit more than 20 companies with paid up share capital of 4 crore or more. कोई भी इंडिविजुअल ऑडिटर्स 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट एक बार में नहीं कर सकता है और उसका पेड अप शेयर कैपिटल अगर 40 करोड़ और उससे ज्यादा हो तो. इसका एक्सेप्शन में आ जाएगा OPC 1% कंपनी, बी में गवर्नमेंट कंपनी, सी में स्मॉल कंपनीज, डी में प्राइवेट कंपनीज विथ पेड अप कैपिटल लेस देन 40 करोड़. पार्टनरशिप फॉर्म. Limit of 20 audits per partner. Partner employed full time elsewhere are excluded. Now we will talk about the rotation and removal of company auditors. Rotation. In section 139 subsection 2, individual auditor must rotate after 5 years and form after 10 years.
जो इंडिविजुअल ऑडिटर्स होता है उसका रोटेशन 5 साल के अंदर हो जाता है, जबकि फॉर्म्स का रोटेशन 10 साल के बाद होता है. सेकेंड, कंपनीज मे रिजॉल्व टू पीरियोडिकली रोटेट ऑडिट पार्टनर्स एंड टर्म्स. Second is removal of auditor. According to section 140, auditor may be removed from his office before his expiry of his terms in following. First, a company pass a special resolution for removal. अगर कंपनी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है ऑडिटर को रिमूव करने के लिए, तो ऑडिटर को रिमूव कर सकती है. सेकेंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. थर्ड इज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑडिटर्स टू बी हेयर्ड. According to Audit and Auditor Rules 2024, application to central government must be made within 30 days of passing of board resolution. Second, a general meeting must be called within 60 days of approval. Now we will talk about the remuneration of company auditors. First is auditor appointed by BOD. रेमुनेशन फिक्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जो फर्स्ट ऑडिटर होता है उसका रेमुनेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा फिक्स किया जाता है. सेकेंड इज सब्सिक्वेंट ऑडिटर, डिसाइडेड बाय मेंबर एट द जनरल मीटिंग और ऑथराइज देयरइन. जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है उसका रेमुनेशन मेंबर्स द्वारा डिसाइड होता है जनरल मीटिंग में. थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनीज. शेयर होल्डर फिक्स द रेमुनेशन विच मे बी डेलीगेट्स टू द बोर्ड. Inclusions, audit fee, expenses and facility provided for the auditors. Exclusions, fee of auditor service requested by the company. Now we will talk about the resignation of auditor. First one is the auditor who has resigned shall file within 30 days from the date of registration a statement in prescribed form with the company and registrar of the companies. CAG of the government entities including the reason of the resignation. जो भी ऑडिटर्स होता है अगर उसको रेजिग्नेशन फाइल करना होता है वो 30 दिन के अंदर ही फाइल कर सकता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के. अगर वो प्रिस्क्राइब मैनर में रेजिग्नेशन नहीं फाइल करता है तो उस पर पेनाल्टी लग सकता है नॉन कंप्लायंस का 50,000 से 5 लाख तक. सेवेंथ इज अपॉइंटमेंट इन प्लेस ऑफ रिटाइनिंग ऑडिटर. In case of listed companies, a special notice required for resolution of an AGM. Returning auditor can submit representation in written to the company and request notification among members. Third one is central government can prohibit defamatory representation from being shared. Now we will talk about the right and duties of auditor. Right to access to all book accounts and voucher of any time. ऑडिटर्स के पास राइट होता है कि वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का या वाउचर्स का एक्सेस उनको रहता है एनी टाइम. वो किसी भी टाइम किसी भी बुक्स और अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं. दे हैव राइट्स टू रिक्वेस्ट नेसेसरी इंफॉर्मेशन explanation from the officers. The auditors have right to inquiry. First, secured loans and advance. Second, accuracy of book entries and validation. Third, disclosure of assets and liabilities. ऑडिटर्स के पास राइट्स होता है इंक्वायरी करने के लिए सिक्योरिटीज और लोन्स को, एक्यूरेसी ऑफ बुक एंट्रीज का और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का. ऑडिटर हैव राइट टू एक्सेस टू रिकॉर्ड्स. ऑडिटर्स हैव राइट टू रिसीव नोटिस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143, 144, 145 and 146, the following table lists out the different type of auditor duties. Duties of an auditor divided into two parts: statutory duties, contractual duties. On statutory duties, there are 6 types of duties. First one is duty to submit report. Second one is duty to inquiry. Third one is duty to make a statement. Fourth one is duty to report fraud. Fifth one is duty to sign audit report. Sixth one is duty to attend general meeting. On the basis of contractual duty, there are 4 types of duty of auditors.
First one is duty of care. Second is duty in relation to mandatory accounting standards. Third is professional duties. Fourth is duty to know other duties. Now we will talk about the liability of an auditor. First, under common law, negligence toward client, failing to access reasonable care, causing financial loss to the company. Second one is negligence toward third party, liability extended to investors or creditors if they rely on the auditor's report, providing there is for accessibility and proximity. Second is under statutory law, a civil liabilities, misfence. According to section 447, breach of duties of trust, that is filing to report mismanagement. Second is misstatement in prospectus, section 34, providing false or incomplete information in prospectus causing investor losses. B. Criminal liabilities. First one is fraud, section 447. Penalty includes up to 10 years imprisonment and fines. Second is misstatement in prospectus, section 34, up to 10 years imprisonment and fine. In case of non-compliance, fine for violating audit-related provision 25,000 to 5 lakh. Fourth one is false statement, section 448, imprisonment up to 1 year and or fine up to 25 lakh. Fifth one is during winding up, section 229, can be summoned for processing company record or property.